2.22. Just as precise measurements are necessary in science, it is equally important to able to make rough estimates. हर जगह प्रिसीजन नहीं चाहिए, कहीं कहीं रफ एस्टिमेट भी चाहिए. चावल गेहूँ जा रहे हैं वहाँ मिलीग्राम में तो खरीदेंगे नहीं, तो कहीं कहीं रफ एस्टिमेट्स भी चाहिए. तो think of ways by which you can estimate the following. The total mass of rain bearing clouds over India during the monsoon. भारत में कितनी बारिश हुई, इसका कैसे पता लगाया जाए. So that is कि अगर जितना मास ऑफ क्लाउड्स है उतनी रेन बरसेगी. सो दैट इज एवरेज रेनफॉल. मान लीजिए एवरेज रेनफॉल कैसे पता लगाओगी, कोई बीकर रख दो, चाहे कैसा भी बीकर रख दो, बड़ा मुंह वाला या छोटा मुंह वाला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और इसमें जो रेन गिरेगी अगर वो 10 सेंटीमीटर गिरी है, हर जगह रखा जाता है, सब जगह मीटीरियोलॉजिकल सेक्शन है, कहीं आप देखते हो कि 2 सेंटीमीटर पर एनम होती है, कहीं 10 सेंटीमीटर और कहीं 200 सेंटीमीटर होती है. चेरापूंजी मोहसिन राम है वहाँ 400 सेंटीमीटर पर एनम होती है बारिश. तो अरेबियन सी से आने वाली जो वो है मानसून, वो मुंबई में और इधर जो भी है ज़्यादा बारिश कर देते हैं अरावली रीजन के इससे इसके इधर पर. तो इस तरीके से अलग अलग है, तो सबका एवरेज निकाला जाएगा, सब पूरे इंडिया का. तो वो आया एवरेज रेनफॉल पर एरिया के हिसाब से एवरेज निकाला जाएगा, एरिया वेटेड एवरेज. तो 10 सेंटीमीटर हुई, तो टोटल रेनफॉल कितनी हुई, इट इज एवरेज रेनफॉल इनटू एरिया ऑफ इंडिया इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. अगर ये कर लिया जाए तो टोटल मास ऑफ रेनफॉल आ जाएगी, कितना पानी बरसा, टोटल मास ऑफ रेनफॉल, कितना पानी बरसा, कितना उसका मास है. तो हमने इंडिया का सब एवरेज रेनफॉल ले लिया और फिर इंडिया का किस तरीके का टोटल एरिया है, एरिया ले लिया, क्योंकि इसे एरिया इनटू हाइट से ही तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा. मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की बारिश हुई है तो इतने मीटर हो गया. इंडिया का एरिया क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 12 मीटर स्क्वायर, और वाटर की डेंसिटी क्या है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब. पर मीटर क्यूब से मीटर स्क्वायर कट गया, बाकी ये 0.1 है, सो 3.3 और इंटू 0.1 से चला जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 + 3 14, तो इतने केजी की बारिश हुई. सेकंड पूछा गया है कि मास ऑफ एलिफेंट कैसे पता लगाओगे, कि सबसे पहले वी कैन, आप प्रिंसिपल ऑफ लीवर से भी पता कर सकते हो. मान लीजिए अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट को यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लैंक लो, और प्लैंक में एक तरफ ये इसका फल्क्रम है जिस पर सपोर्ट होता है, और एक तरफ तो एलिफेंट को खड़ा कर दो, और बाकी ठीक है ये एलिफेंट खड़ा कर दीजिए और यहाँ पर वेट रख दें. ये तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर है. तो दिस इज इसका जितना वेट पड़ रहा है, सो m1g, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू r1, तो इसको कहो m2g और इंटू r2. ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर का काम होता है कि दिस इंटू दिस इज दिस इंटू दिस, यानी W1 R1 इज इक्वल्स टू W2 R2. ये टॉर्क है. टॉर्क का मतलब ये इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा और ये इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और जब आपका प्लैंक बैलेंस हो जाए तो ऐसे समय में मास ऑफ एलिफेंट निकाला जा सकता है. तो अब देखो हम ऐसा करने के लिए यहाँ पर फल्क्रम इधर रखेंगे, जिससे कि जो एलिफेंट है, तो एलिफेंट और यहाँ मास रखेंगे तो हमें कम मास रखना पड़ेगा, क्योंकि आर बढ़ा दोगे तो ये
और यहाँ पर आर कम रखो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी कुछ लेके चलता है, तो जब वो लेके चलेगा तो अब वो किसी चीज़ को लेके चलेगा तो वो अपना हाथ बहुत इस तरीके से रखेगा, यानी यहाँ पर तो अपना हाथ रखेगा और पीछे उसकी लाठी रहेगी। तो अब यहाँ पर कोई गठरी बंधी रहेगी। पहले लोग रोटी लेके चलते थे तो यहाँ कम फोर्स लगाना पड़े तो ये डिस्टेंस ज़्यादा रखते थे, और ये गठरी का है तो ये डिस्टेंस कम रखते थे, यानी ये पीछे वाला कम रहता था, क्योंकि दिस इंटू दिस इज दिस इंटू दिस, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ इसका वेट है। सो इफ़ दे आर वॉकिंग सो, तो इस तरीके से वो हाथ रखते थे चलते समय। तो अब ये हम देख सकते हैं कि W1 R1 इज W2 R2, यानी M1G R1 इज इक्वल टू M2G R2। G से G कट गया, हमें M2 चाहिए। M2 इज मास ऑफ एलिफेंट, सो M2 इज M1 R1 बाई R2। इससे हम मास निकाल सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ लीवर कि कभी भी आप ये करके देख लेना कि आपके घर में स्केल हो तो स्केल ले लेना, और स्केल में बिल्कुल मिडिल वाले पे 7.5 होता है, टोटल 15 होता है, तो वहाँ से एक सपोर्ट कर देना पिन लगा के, और जितनी डिस्टेंस है आप वहाँ पर अलग अलग वेट लटकाओगे, तो वेट का जो प्रोडक्ट इस डिस्टेंस है, और यहाँ पर मान लो यहीं लटकाना चाहते हो, तो बताओ अब यहाँ पर ये अगर ये 10 ग्राम का है तो यहाँ पर ज़्यादा लटकाना पड़ेगा कि कम? बताओ। नहीं तो इसको दूसरी तरीके से बताओ। मान लीजिए कि ये बच्चा बैठा है यहाँ पर, और यहाँ पर माँ, ये सीसॉ का झूला है, अगर माँ यहाँ पे फोर्स लगाए तो बच्चा आसानी से उठाया जा सकता है कि यहाँ पे फोर्स लगाए तो? इधर है ना, कि यहाँ पे ए पे कि बी पे? ए पे। या आप ये समझ लीजिए कि ये हैंड पाइप है, तो हैंड पाइप से पानी निकल रहा है और ये है, तो आप यहाँ से इसे घुमाओ तब आसानी से पानी निकलेगा, क्योंकि ये अंदर से बाहर आएगा पिस्टन, कि यहाँ से करोगे तब आसानी से होगा। एंड पे, तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस लोगे फोर्स कम लगेगा। वैसे ही यहाँ पर भी है, अगर आपकी कम डिस्टेंस है तो यहाँ पर 2 लटकाने पड़ेंगे, तब जाके इसको बैलेंस कर पाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसीलिए हमने ज़्यादा डिस्टेंस ले ली फलक्रम से। तो ये आपकी क्या है, लोड आर्म है, और ये क्या है, ये तो इसमें लोड लगा दिया, और ये मोमेंट आर्म है जिसमें फोर्स लगा रहे हैं, या इफर्ट आर्म। तो इफर्ट आर्म बड़ी लोगी तो मास कम रखना पड़ेगा। बोलो, समझ में आ गई बात? अच्छा, तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीवर ये है कि जितना भी वेट है इनटू डिस्टेंस ये है। अच्छा, इसको 6th चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन पर है, टॉर्क पर आधारित है। अभी हम आगे देखते हैं। एक तो ये तरीका है कि मास निकाल लिया जाए एलिफेंट का प्रिंसिपल ऑफ लीवर लगा के बड़े बड़े प्लैंक से। सर्कस में भी ऐसे ही हाथी चढ़ता तो है प्लैंक पे, तो हम लोग चढ़ा सकते हैं, टूटेगा नहीं। और दूसरा तरीका क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी हम कर सकते हैं कि कोई भी चीज़, यानी अगर एक बोट है तो जितना इस बोट का वेट होगा उतना वो पानी डिस्प्लेस करेगी। तो बोट में सामान है, इसका वेट है, तो इसने कुछ पानी डिस्प्लेस कर दिया। अब इसके बाद इसी बोट पे हाथी को चढ़ा दो, तो अब हाथी को चढ़ा दिया तो अब ये यहाँ आ गया लेवल, पहले नीचे था, अब ये लेवल ऊपर बढ़ गया, अब ये इतना पानी डिस्प्लेस कर रही है। यानी यहाँ पहले था, लेकिन अब जब इस पर आपने हाथी को चढ़ा दिया तो ऐसे केस में ये नाउ दिस इज द एक्स्ट्रा, पहले ये ए पे था और अब बी पे हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि बोट और अंदर चली गई। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू कि कितना बोट अंदर गई उतना ही तो पानी हुआ है डिस्प्लेस। सो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू द मास ऑफ एलिफेंट। जितना आप डालोगे उसके बेसिस पर वही चीज होगा। तो मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अगर कोई बैलून है उसको पानी में डालोगे तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका मास है बहुत थोड़ा सा ही करेगा कि नहीं। और जितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है उसके हिसाब से ही ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको अप थ्रस्ट कहते हैं, जो 9th में हमने पढ़ा है। तो अप थ्रस्ट क्या होता है, जो अप थ्रस्ट होता है इट इज मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब मास ही क्यों, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, क्योंकि उसमें जी का भी मल्टीप्लाई होगा और दैट इज वेट। और डाउनवर्ड में क्या होता है, मास ऑफ बैलून या वेट ऑफ बैलून। तभी तो ये बैलून बैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर में फ्लोट कर रहा है, वरना क्यों करता है। अगर अप थ्रस्ट और ग्रेविटेशनल पुल ये दोनों इक्वल ना होते तो क्या बैलून तैरता। तो इसलिए जो अप थ्रस्ट है वही, इसलिए इस हाथी ने नीचे एक फोर्स लगाया जो मास ऑफ एलिफेंट है और इंटू जी। और अप थ्रस्ट कितना लगा, इस हाथी के बैठ जाने से जितना पानी एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हुआ है, कुछ तो एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हुआ है। सो दैट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। बोलो बात समझ में आई। नाउ weight of water displaced by Archimedes principle. Weight of water displaced is equals to weight of elephant. तो इसलिए आप क्या निकाल लो कि बोट में कितना वॉल्यूम नीचे गया, बोट का एरिया निकाल लो और उसकी हाइट निकाल लो। सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा लेवल सबमर्ज्ड, एक्स्ट्रा और इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। इससे तो सिर्फ मास आएगा, लेकिन हम तो वेट की बात कर रहे हैं तो जी का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से तो मास आता है ना। और वेट ऑफ एलिफेंट एम इंटू जी, बोलो सही है। जी से जी कट गया तो एम क्या हो गया, इससे आ जाएगा। नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, एम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ extra level of boat submerged into density of water। ये चीज एमी हो जाएगी। अगर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा आप किसी पानी में डाल दो और जो ब्रिम तक भरा है, मुहाने तक भरा हुआ है, और इसमें से यहाँ पर एक कटोरी रख दो कि जो पानी यहाँ गिरेगा ये है, तो ये बीकर है, और इसमें आप प्लास्टिक का टुकड़ा डाल दो तो कुछ ये तैरेगा, तो ये जो पानी यहाँ से ड्रॉप होगा उसको कटोरी में ले लो। जितना मास ऑफ वाटर यहाँ एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हुआ वही इसका मास है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। समझ में आई, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अगर ये तैर रहा है तो, नहीं तो डूबने वाली चीज के लिए नहीं है, क्योंकि गोल्ड भी डूबेगा। अगर सेम आपने एक बॉब ले लिया है, गोल्ड ले लिया, यूरेनियम ले लिया, तो सभी डूब जाएंगे और सभी इक्वल मास करेंगे। तो डूबने के केस में तो बैलेंस फोर्स नहीं है, क्योंकि उसमें डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा था, तो वहाँ पर उसका एक्स्ट्रा मास था, उसकी एक्स्ट्रा डेंसिटी थी, ज़्यादा डेंसिटी, तो डूब गया। लेकिन जो तैर रही हैं उनके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू
मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? द अपवर्ड फोर्स the upward force acting on any object which is either floats or submerged, मतलब पार्सली जो अंदर चली गई लेकिन नीचे तक नहीं पहुंची है। the upward force acting on a body in fluid, अब फ्लूइड है, is equal to mass of fluid displaced। अब displaced by it इतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। लेकिन अगर मान लीजिए गोल्ड डाल दिया, तो गोल्ड के केस में वाटर तो वो थोड़ा ही डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि गोल्ड तो 19.6 टाइम्स हैवियर होता है। अब ये गोल्ड आपने डाल दिया तो वो अपवर्ड फोर्स तो फाइनाइट है, और भारी से भारी चीज डालती जा रही हो तो क्या इसका mg ज्यादा नहीं हो जाएगा अपवर्ड फोर्स से? क्योंकि अपवर्ड फोर्स तो वाटर डिस्प्लेस्ड के मास के बराबर है, और आप वजनी चीज डालती चली जा रही हो। सो इट इज ग्रेटर देन Fu, सो इट विल सिंक। अब इस पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा? कि मान लो इसका वॉल्यूम V है, तो इसने V वॉल्यूम के बराबर ही वाटर डिस्प्लेस किया होगा। तो इफ V इज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट कितना हुआ बताओ? इट इज इक्वल टू V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अपवर्ड फोर्स कितना हुआ? V इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G, क्योंकि उसके वेट के बराबर अपवर्ड फोर्स हुआ जितना पानी हटाए। बोलो। और डाउनवर्ड फोर्स कितना हुआ? उस वस्तु का वॉल्यूम और इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इंटू G। वैसे तो इसे मास लिखा जा सकता है, लेकिन मैं डिफरेंस करके लिख रहा हूँ, क्योंकि वो वॉल्यूम जो है उसकी डेंसिटी गोल्ड की। सही बात है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हुआ? इट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस अप थ्रस्ट। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ? V इंटू डी नॉट जी और V इंटू डी डब्ल्यू जी। तो V डी नॉट माइनस डी डब्ल्यू इंटू जी। समझ में आ गई बात? बोलो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया? चलो अब अगले पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कि see, it is saying that कि the number of strands of hair on your head, कि हमारे सर में कितने बाल हैं। सो नहीं, द विंड स्पीड ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। विंड स्पीड कैसे निकालेंगे? सो विंड स्पीड इसको एनीमोमीटर से निकालते हैं। सो विंड स्पीड अगर आपको निकालनी है, देन इट कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड बाय बैलून। कि अगर आप बैलून हवा में छोड़ दो और वो फ्लो करता जाए विंड के साथ साथ, तो ऐसे गैसेस बैलून है, देन यू कैन फाइंड आउट कि अगर ये 1 सेकंड में कितना आगे चला गया,
तो अगर मान लीजिए ये d डिस्टेंस मूव किया और t टाइम में, तो विंड स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय d बाई टी. सो विंड स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय बैलून. सो ये चीज़ की जा सकती है. अच्छा, विंड की डायरेक्शन कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके की एक डिवाइस होती है, वो बिल्कुल यहाँ पे घूमती रहेगी और इस तरीके से रनवे में लगी होती, देखा है. इससे ये पता चल जाता है कि हवा किस दिशा में बह रही है, वो उधर ही घूम जाएगा, ये रोटेट कर सकता है. तो इससे विंड डायरेक्शन पता लगती है और ये विंड स्पीड है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स. हमारे सर पे कितने बाल हैं? सो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन हेड. तो कैसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ हेड, एरिया ऑफ हेड अगर सेंटर में कंपास रख दो 8 सेंटीमीटर तक हमारा हेड माना जाता है. चारों तरफ 8 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दो, ये हेड का एरिया है, ये 8 सेंटीमीटर है. एरिया ऑफ हेड और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एयर. वैसे तो बीच बीच में स्पेस भी होता है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन में ले रहे हैं. तो इट इज पाई इंटू 8 स्क्वायर. और क्रॉस सेक्शन, अब रेडियस भी लेना पड़ेगा, थिकनेस. सो थिकनेस ऑफ हेयर होती है 5 इंटू 10 टू द पावर -3. तो थिकनेस से तो नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ हेयर कितना होता है, इट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3. इसको स्क्रू गेज से निकाला जा सकता है. तो पाई इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, क्योंकि अब उसका भी तो रेडियस लोगे कि कितने हेयर हैं, तो उन सब का एरिया नहीं लिया जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि कितने हेयर हैं. बोलो. पाई से पाई कट गया, ये भी सेंटीमीटर में ही लिया है. तो 64 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर -6. अब ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप डिवाइड कर लो कितना आता है. 25 से इसको डिवाइड करके बता दो, और इंटू 10 टू द पावर 6. 2.56 हो गया. ठीक है, तो इतने हेयर हो गए. अब ये देखिए, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन क्लासरूम. क्लासरूम में कितने एयर मॉलिक्यूल होते हैं? तो हम जानते हैं मोलर वॉल्यूम कितना होता है, ऑफ गैस एट एसटीपी मान लेंगे. ठीक है, ये तो मोलर वॉल्यूम है. और इसमें कितने मोल होते हैं, कितने होंगे एयर मॉलिक्यूल? इट कंटेन्स, सो इट कंटेन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 गैस मॉलिक्यूल्स, वो किसी भी तरीके के हों. सो इफ क्लास की डायमेंशन हम ये मान लें कि बड़ा क्लासरूम है, तो दैट इज 10 मीटर का है, 10 मीटर ले लो, और 5 मीटर और 5 मीटर. इफ वॉल्यूम ऑफ क्लास इज LBH, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसमें एयर के? नंबर ऑफ
moles of air, volume of class upon molar volume. तो ये 250 मीटर क्यूब हो गया। और मोलर वॉल्यूम कितना निकाला है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन क्लास 250 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये तो इतने मोल हुए ना। अब मोल में, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? अब इसमें आपकी मदद चाहिए, ये सब काम करके बताओ। यहाँ तक समझ में आ गया? $67.209 ठीक है। तो इट इज 6.72 तक कर लो और 10⁻27 मॉलिक्यूल्स। अब क्या कहता है कि द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स तो हो गया, सीधी तो नहीं, इतनी ही बात कही थी। अब देखो 2.23 द सन इज हॉट प्लाज्मा विद एन इनर कोर ऑफ टेम्परेचर एक्सीडिंग, सन के सेंटर में 10⁻7 केल्विन की टेम्परेचर है और आउटसाइड जो इसका क्रोमोस्फीयर जिसे हम देख पाते हैं वो इतने केल्विन है, दैट इज क्रोमोस्फीयर। और इनर कोर में ही फ्यूजन रिएक्शन होती है, वहीं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं और हीलियम बनाते हैं। इसको कहते हैं क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर पार्टिकल टकराते हैं और फ्यूज हो जाते हैं उनके न्यूक्लियस, तो इसलिए थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है। थर्मोन्यूक्लियर और फ्यूजन रिएक्शन, हमने फ्यूजन और फिजन बताया था आपको कि नहीं? यदि बताया, पहले बताया ना 10th में। तो थर्मोन्यूक्लियर है क्योंकि हीट की वजह से हो रही है, और ये फ्यूजन है क्योंकि जुड़ रहे हैं, तो ऐसा वहाँ होता है। अच्छा, सन एक प्लाज्मा स्टेट है क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन के निकले हुए हैं, आयोनाइज्ड हैं। तो ऐसी कोई भी स्टेट जिसके सभी इलेक्ट्रॉन निकले हों, सिर्फ आउटर नहीं सारे, तो उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट। एट दिस हाई टेम्परेचर नो सब्सटेंस रिमेन इन ए सॉलिड और लिक्विड फेज। तो इस सन की डेंसिटी क्या होगी? कह रहा है सन की डेंसिटी बताओ कितनी है, और क्या इसकी डेंसिटी नमक के बराबर है, NaCl के बराबर, ये भी पूछ रहा है। तो मास ऑफ सन क्या है? दैट इज 2 इंटू 10⁻30 kg। रेडियस कितना होता है सन का? रेडियस का एक क्वेश्चन आया था शुरू में एग्जाम्पल में, तो 7 इंटू 10⁸ पैरेलक्स मेथड से निकलवाया गया है। इतनी चीज हो गई। तो अब कभी भी डेंसिटी ऑफ सन क्या होती है? इट इज मास ऑफ सन और अपॉन वॉल्यूम। तो 2 इंटू 10⁻30 हो गया, 2 इंटू 10⁻30 kg। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 4/3 पाई, और R कितना है इसका क्यूब, ये चीज हो गई। तो अब इसे ऊपर ले लो, 6
इंटू 10 टू द पावर, ये 30 है और नीचे से 24 आएगा, उसे भी ऊपर ले जाओ। अब नीचे क्या क्या बचा, 4 बचा और 22/7, 7 ऊपर ले लो और एक और 7 बचा, बस इतनी चीज़ें बची। 7 से 7 कट गया। अब देखो 6 है तो 3/2 कर लो, सो 3/44 है इंटू 10 टू द पावर 6, इसकी वैल्यू निकालो। 4 था, 4 है, 22 है, 0.06 10 टू द पावर 6, तो कहीं कुछ गड़बड़ी की है, इसको फिर से देखना पड़ेगा। 4/3, 3 ऊपर ले गए कि नहीं, 3 कहाँ गया, ऊपर गया। रेडियस ले लिया है 8, ये 24 है, ये 30 है और 1.4 आनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आई तो कुछ गड़बड़ी की है। तो 4/3, 4 यहाँ रह गया, 22/7, 7 का क्यूब नहीं किया, 7 का क्यूब था ना। अब करो, हाँ 00139, तो 3 डिजिट इधर ले लो, तो 1.34 आया। इतने kg पर मीटर क्यूब, सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.139 है ना, तो इट इज़ 1.4 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, या 1400 kg पर मीटर क्यूब। और NaCl की डेंसिटी क्या होती है, 1500 kg पर मीटर क्यूब। क्या ये पानी में डूब जाता है नमक? बोलो, नमक पानी में डूब जाता है? देर में रिप्लाई देती हो। तो डूब जाता है तो डेंसिटी ज़्यादा हुई कि नहीं वाटर से? सन की इसके लगभग है। The density is of the range of solids and not of gas. This density is, क्यों ये सॉलिड की रेंज में है तो वो गैस। बोलो, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल। क्योंकि जो जुपिटर है वो भी गैस है, लेकिन आप देखो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स जो अर्थ की तरफ आते हैं उसको जुपिटर खींच लेता है और अर्थ को बचा ले जाता है। तो ज़्यादा गैस का मास होगा सारे स्टार तो गैसियस ही हैं, तो इस तरीके से वो खींच लेते हैं, उनमें ज़्यादा मास ज़्यादा है, ग्रेविटी ज़्यादा है। 2.24 When the planet Jupiter is at a distance this much kilometer from Earth, its angular diameter is measured to be this. तो जुपिटर जब अर्थ से कितना दूर पर है, इतने मिलियन किलोमीटर, 824.7 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 6, और फिर किलोमीटर भी है तो 10 टू द पावर और 3 लगा दो तो मीटर हो गया। बोलो, समझ में आई बात? ये मिलियन के लिए लगाया, ये किलोमीटर के लिए। सो डिस्टेंस क्या हो गई, और हमसे पूछा गया इसका ये बताओ, ये थीटा है, ये एल हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ये अब आप देख लीजिए डिस्टेंस कितनी हो गई,
सो इट इज 8.247 इंटू 9, तो ये था 2 और ले लिए, इतने मीटर हो गई। एल का पता नहीं है, एंगल दिया है सेकंड में, सेकंड में कितना है, अच्छा 1 सेकंड में कितने रेडियन होता है? हाँ, उस दिन हम लोगों ने गलती की थी, 1 रेडियन में सेकंड लिख दिया था, आप ऐसी गलती ना करना। तो अब इतने रेडियन हो गया, ये थीटा हो गया, तो थीटा क्या होता है, एल बाई आर। तो हमें तो एल चाहिए क्योंकि डायामीटर ऑफ जुपिटर चाहिए, तो एल क्या हो गया, आर थीटा। आर कितना है, थीटा कितना है, अच्छा पावर सब एक साथ लिख दे रहा हूँ, 11 माइनस 6। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, बाकी 10 टू द पावर 5 आ गया है। ये हो गया। अगर मैं इसे किलोमीटर में बदलना चाहूँ तो कैसे बदलूँ, तो मैं इसे 1.428 लिख दूँ और 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। और अगर इसे अप्रॉक्सीमेट करना चाहें तो 1.429, बुक में आंसर जो दिया है 1.429 है। चल ये पैरेलक्स मेथड से आया। अब आगे देखिए 2.25, a man walking briskly in rain with the speed of v must slant his umbrella forward making an angle theta with the vertical. So student derives the formula. तो अगर मान लीजिए कि एक कोई भी है रेन में चल रहा है ब्रिस्कली और ये रेन ऐसे से बरस रही है, तो उसको अपना अम्ब्रेला ऐसे रखना पड़ता है, ये वो रेन में चल रहा है, सो वॉकिंग इन रेन, सो होल्ड्स अम्ब्रेला लाइक दिस। तो वर्टिकल से वो कितने एंगल पर करता है, तो कह रहे हैं फॉरवर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। इस अम्ब्रेला का वर्टिकल से एंगल कितना बन रहा है, थीटा। आप देखो एंड चेक दैट द रिलेशन tan थीटा इज इक्वल टू v कहा गया है। तो इन्होंने एक रिलेशन बताया है कि कितनी वेलोसिटी से ये रेन इसके ऊपर गिर रही है, तो v है, तो अब v स्पीड से गिर रही है, v मीटर पर सेकंड। तो उन्होंने कहा जैसी स्पीड से गिरेगी तो उसके हिसाब से tan थीटा इज इक्वल टू v है। अब देखो इसकी अपनी भी कुछ स्पीड है, तो अपनी स्पीड क्या है, u है, u है। कभी भी आप बाइक में बहुत तेज चलो, तो बाइक में बहुत तेज अगर आप चल रहे हैं तो आपको लगेगा कि रेन जैसे आपके मुंह पे ही आ रही है, और खड़े रहोगे तो नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा सामने से ही आ रही है, मुंह पे ही गिर रही है। कार बहुत तेज चलाओ, लगता है सब जो है विंडशील्ड पे ही गिर रही है। तो होता क्या है कि जब रेन अगर ये है कि हम अगर आगे इस तरीके से जा रहे हैं और रेन सीधी गिर रही है, रेन तिरछी नहीं गिर रही है, सो इट इज वेलोसिटी ऑफ बॉय और ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन। तो अब जैसे ये देखो कि ये एक बस है और ये एक कार है, तो बस और कार चल रही हैं इस तरीके से,
बस 40 की स्पीड से चल रही है और कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब इस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस क्या होगी? इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, यानी अब ऑब्जर्वर बस में बैठा है और बस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऑब्जर्वर किस में है? बस। तो इसे क्या कह देंगे? VC माइनस VB। कभी भी VC कितना है बताओ? क्या प्लस 60 है? राइट में जा रही है और ये प्लस 40 है, बोलो। तो 60 माइनस 40 कितना आया? क्या प्लस 20 आया? यानी बस वाले को क्या लगेगा कि कार क्या ईस्ट की तरफ या राइट की तरफ प्लस 20 की तरफ से जा रही है। ये चीज हो गया। तो इसलिए ये प्लस 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। ऐसे ही यहां पर ये बॉय है, बॉय इधर जा रहा, रेन इधर चल रही। तो अब हम देखें कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय, क्या वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय हो जाएगा? बिल्कुल वही फार्मूला लगा रहा हूं, जैसे C है तो C पहले लिखा था कि नहीं? अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये भी लिख सकते हैं। अगर VB ये है तो इधर की तरफ अगर उल्टा कर लो कोई वेक्टर, तो क्या ये माइनस VB नहीं होगा? उल्टा कर लो, खैर ये अगले चैप्टर में, लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया तो बता ही देते हैं। तो बॉय की इधर वेलोसिटी है तो ये है, और अगर कोई भी दो वेक्टर हैं, एक मतलब टीचर इधर खींचे कुर्सी और स्टूडेंट इधर खींचे, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? इधर खींच रहा, इधर खींचेगा, तो क्या ये बीच में नहीं जाएगा? तो इसी तरीके से अब मैं एक इधर का वेक्टर है और एक इधर का वेक्टर है, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये वेक्टर किधर जाएगा? क्या इधर नहीं जाएगा? पैरेललोग्राम बना लिया। अच्छा, यही इस वस्तु के लिए रेन ऐसी आएगी। अब ये अगर ये और स्पीड बढ़ा दे तो ये और लंबा हो जाए, तो फिर ये और इधर हो जाए, फिर और तिरछी आने लगे, मतलब ये बढ़ता चला जाए। ये बढ़ेगा, अगर स्पीड 30 की कर ले, 40 की कर ले, तो लेंथ बढ़ती चली जाएगी कि नहीं बॉय की स्पीड की, स्पीड वेक्टर। तो ऐसे केस में उल्टा वेक्टर भी बड़ा होगा, फिर ऐसे पैरेललोग्राम बनेगा, फिर ऐसी आएगी, तो रेन ऐसी आ जाएगी। करेक्ट। अच्छा, VR किसे माना गया? इसको। और VB किसे माना गया? इसको। तो उसे अब अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ेगा? क्या ऐसे पकड़ना पड़ेगा बॉय को? तो इसका वर्टिकल एंगल कितना हुआ? क्या थीटा हुआ? क्या ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ? अच्छा, तो ये थीटा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया और ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो tan थीटा क्या हुआ? tan थीटा में मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। इट इज क्या क्या चीजें होंगी? ये लेंथ क्या है? यही तो VR है, देख लो, जो ये VR है वही तो इधर लिखी, सही है? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या VB बाई VR होगी? थीटा ये परपेंडिकुलर बाई बेस होती कि नहीं? तो ये हो गया। यानी कि जो रिलेशन दिया गया था tan थीटा इज इक्वल टू V, जो कि रेन की स्पीड थी, और साथ में U। अब इसके बाद आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? कह रहा है इसे अमेंड करो रिलेशन को। तो डायमेंशनली तो ये इनकरेक्ट थी, तो क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट? तो हमने कहा ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि tan थीटा इज इक्वल्स टू V, इसकी डायमेंशन tan थीटा की और V की डायमेंशन, तो इसकी ये तो डायमेंशन लेस हो गई, और राइट में क्या हो गई? LT-1। इट इज
dimensionally inconsistent. है ना, डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है। तो अब ये जो हमने रिलेशन बनाया है, क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है? बताइए। तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो फॉर द सिमिलर क्वेश्चन यू में रिफर की पेज नंबर निकालो, 69 निकालो। निकाला? क्या इसमें वही फार्मूला लिया है, tan थीटा इज वी डब्ल्यू बाई वी आर? वुमेन का, अब वो वुमेन है तो वुमेन लिख दिया, तो वुमेन अपॉन रेन। बोलो सही है बात? तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ देख ली, वही क्वेश्चन पहले दे दिया। सो दिस इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। क्यों? एक्चुअल फार्मूला या अमेंडेड फार्मूला क्या होगा? इज tan थीटा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉय अपॉन स्पीड ऑफ रेन। क्यों? क्योंकि tan थीटा का जो डायमेंशन होगा वो वी बी का डायमेंशन और वी आर का डायमेंशन, तो वो क्या होगा? it is dimensionally consistent. तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट हुआ। ओके, ठीक है ना? अब इसको एक बार खुद जब पढ़ोगी तो समझ में आ जाएगा, हमने आपको बता दिया, बाकी तो आगे के चैप्टर में है ही है। 2.26 देखिए। It is claimed that the two cesium clocks is allowed to run for 100 years free from any disturbance may differ by only about, अगर 200 साल तक सीजियम क्लॉक चलें तो उनमें इतना प्रिसीजन होता है कि वो सिर्फ 0.02 सेकेंड तक का ही डिफरेंस देती हैं। What would imply the accuracy? इससे इसकी एक्यूरेसी निकालो। सो टाइम इंटरवल यानी 100 साल तक चलें, टाइम इंटरवल तो 100 साल का है, 100 ईयर्स। ईयर्स को 365.25 करो, क्योंकि एक लीप ईयर भी होता है। अच्छा, इतने दिन होते हैं एक साल में, फिर एक दिन में इतने घंटे होते हैं, और फिर एक घंटे में 3600 होता है। तो इससे कितना आ जाएगा? वैसे एक साल में मालूम है आपको, तो बता दो कि कितने सेकंड होते हैं, हमें याद नहीं है, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा। 100 तो सारे हटा दें, 200 है, 100 हटा दो, सिर्फ 3.6525 लो, और 2.4 लो, और 3.6, तो 3 0 4 0 5 6 0 7 8 0 10 टू द पावर 8, इसको मल्टीप्लाई करो। क्या बोलो? स्टार्टिंग का डिजिट क्या लिखा है? स्टार्टिंग का इनटू है, ये सही है, 31.557 है, इंटू 10 टू द पावर 8, या फिर 3.155 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। इतने सेकेंड में कितने का डिफरेंस आया बताओ? सो इन 3.155
155 into 10 to the power 9 second. 10 to the power 9 second. डिफरेंस इज ऑफ 0.2 सेकेंड. इतने की एरर आ गई. तो जब इतने की एरर आई है, ये टेढ़ा आ रहा है. अब देखिए, तो इन 1 सेकेंड कितने की एरर आएगी? 0.02. और डिवाइडेड बाई 3.155 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड. वैसे भी जो रिलेटिव एरर होती है वो क्या होती है? इट इज डेल्टा ए बाई ए. तो भी तो वही होगा, इतने की एरर आई और इतने में एरर आई. अब इसे 2 बाई 3.155 लिखो. 2 लिखने से ये 10 टू द पावर -2 हो गया, और 9 भी ऊपर जाने से -9 हो गया. Zero point six three three nine. 6339 Yes, sir. और इंटू 10 टू द पावर -11, तो 6.339 इंटू 10 टू द पावर -12. ये चीज़ हो गई. तो ये इसकी ये जो है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या हो गई? सो एक्यूरेसी इज 1 अपॉन रिलेटिव एरर. या ये कह सकते हैं द प्रिसीजन इज 1 अपॉन रिलेटिव एरर. तो 1 अपॉन 6.339. अब इसको निकालो तो 0.1576. 1576. ये चीज़ हो गई. सो दिस मच इज एक्यूरेसी. तो अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए, ये है एक्यूरेसी. ये बहुत हाई डिग्री की एक्यूरेसी है. ठीक है. एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम. देखो सोडियम की भी बात आ गई. सोडियम एटम की आई है इस बार. एज्यूमिंग इट्स साइज. सोडियम हल्का होता है, मालूम है, पानी में तैरता है. ऐसा देखा है वीडियो कि नहीं देखा है? आग लग जाती है. Yes, sir. तो नाउ एज्यूमिंग इट्स साइज टू बी 2.5 एंगस्ट्रॉम. अब ये जो साइज है ये टोटल है. अब बुक में यही अंतर है कि साइज को ये ठीक से नहीं बताता है. कभी ये रेडियस बताता है तो कभी, अब इस क्वेश्चन में इस साइज को वो डायामीटर बता रहा है. अभी पीछे हाइड्रोजन के साइज को रेडियस बताया था एक जब क्वेश्चन किया था. तो जो भी लेना है आप ले सकती हैं. तो ये 2.5 एंगस्ट्रॉम इसका डायामीटर है. तो रेडियस कितना हो गया? दैट इज, हम आपको देंगे क्वेश्चन तो उसमें हम प्रॉपरली लिख के देंगे कि पता चले, नहीं तो मालूम ही नहीं चलेगा. तो ये रेडियस हो गया. अच्छा, अब और देखो कि सोडियम के का ये साइज है एंड एक एटम का मास क्या होता है सोडियम का? तो सोडियम का हम मास निकाल सकते हैं कि एक एटम का कितना मास है. तो सारे सोडियम, एक मोल सोडियम का कितना मास है, ये सारी चीज़ें निकाली जा सकती है. तो 2 कह रहा है कि इसकी 2 डेंसिटीज. तो आपको एटॉमिक डेंसिटी भी पूछ रहा है. एवरेज मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम. सो मास डेंसिटी ऑफ एटम, सोडियम एटम, ये क्या होगा? इट इज मास ऑफ सोडियम एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोडियम एटम.
क्योंकि मास बाई वॉल्यूम ही तो क्या होता है, तो ये 23U होता है कि नहीं इसका मास, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई, और यहां से कितना आ गया, ठीक, यहां तक बात समझ में आई। Yes, sir. चलो, तो 23 × 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 kg, और अपॉन में तो 4/3 है, तो 3 ऊपर ले लो, 3 लेना ठीक है, पहले से डिवाइड कर लें तो इधर और इंट्रोड्यूस हो जाएगी, इसे 3.14 ले लें, और ये 1.25 का क्यूब है, 3 बार लेना, और 10⁻⁻30 मीटर क्यूब। अब कुछ चीज़ें आपको करनी है जो कि आप ही कर सकती हैं, अब इसको करके दिखाओ। 4.67. 4.67 आ गया, 3.82 नहीं आया, एक मिनट, 4.67 सही है, 4.67 आ गया, ये चीज़ हो गई। अब देखो, इट इज़ 4.67 है, 670 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए, अगर सोडियम क्रिस्टलाइन फेज में होगा तो ये तो एक सोडियम एटम की डेंसिटी के सोडियम के अंदर का क्या मामला है, लेकिन अगर वो क्रिस्टलाइन फेज में होगा तो बीच में जगह छूटेगी, ऐसे तो नहीं होगा कि बिल्कुल चिपक के पैक हो जाए, तो बीच में थोड़े इंटरस्टिशियल वाइट्स भी तो होंगे। आप बहुत सारे ऑरेंजेस रख दो या बॉल्स रख दो किसी बैग में, तो क्या उसमें जगह नहीं होगी बीच में, उसमें पानी नहीं भर सकती हो, तो ये है, तो अब इसमें कुछ स्पेस होगा, तो कह रहा है ये जब हमने लिया एक, तो 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब का मतलब ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, बहुत बड़ा सा है सोडियम का टुकड़ा, अब वो 970 kg निकला इसमें विद स्पेस, सब ऐसे लिया गया। तो ये क्या चीज़ है, ये सोडियम मेटल की डेंसिटी, ये तो सोडियम की एटॉमिक डेंसिटी है, तो अब इन दोनों को कंपेयर करवाना चाहता है। सो मास डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम अपॉन इस डेंसिटी इन क्रिस्टलाइन फेस, तो ये कितना आ गया, दैट इज 4.67 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई 970 kg है पर मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब है तो 0.97 ले लो और 10⁻³ ये तो कट गया, इसको डिवाइड करो। 4.814.
4.8 आ गया। अच्छा, इसमें बीच में हवा जुड़ गई है, तभी तो डेंसिटी कम हो गई, 970 रह गई। अब हवा किसी में जोड़ दोगे तो डेंसिटी तो कम हो ही जाएगी, और इसमें सिर्फ एटम एटम लिए हैं, तो आपने विद एयर डेंसिटी जोड़ी है ना बॉक्स के साथ। समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए ये रेशो है, जो कि इससे पता चलता है कि इट इज 4.8 आ गया ना, यही आएगा। पीछे देखें आंसर क्या है, 2.27। That is 0.7 into 10 to the power 3, 0.7 into 10 to the power 3, ये क्या है? और फिर बाकी आगे बता नहीं रहा है। 0.7 तो वो वाला लिया है, 6.7 आया है आपका है, 0.7 तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, यही है, इतना ही आंसर होगा। सो इट इज क्लोजली पैक्ड, so atoms are closely packed। चलिए अब देखो कि आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ लेंथ, जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, सारे न्यूक्लियस एक ही जैसे डेंसिटी के होते हैं, चाहे किसी का भी न्यूक्लियस ले लो, तो न्यूक्लियर का रेडियस क्या होगा? आर नॉट। आर नॉट एक कांस्टेंट है, और ए इज मास नंबर 1/3। तो आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी है। 1.2 फर्मी का मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। तो किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस अगर आपको निकालना है कि हाइड्रोजन का या कुछ, मास नंबर रखो, उसका क्यूब रूट निकालो, और उसमें आर नॉट का मल्टीप्लाई कर दो, उसका रेडियस पा जाओ। यूरेनियम का निकालना है कि इसका सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी उसके मास नंबर के हिसाब से और रेडियस के हिसाब वैसे ही बदलती है। इट इज सो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड। अब देखो कि आपको ये दिया गया और पूछा क्या जा रहा है, show that the rule implies that nuclear mass density is constant for different nuclei। न्यूक्लियस की मास डेंसिटी निकालो। सो मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे करोगे? तो क्या वो मास ऑफ न्यूक्लियस ऊपर नहीं लिखोगी, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? किसी भी न्यूक्लियस का जो मास होता है उसका एक मास नंबर होता है, तो वो ए होगा मास नंबर। लेकिन हमें तो मास चाहिए, तो मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें 1.66056 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, केजी से, क्योंकि यू होगा। किसी का भी आप मान लो जैसे सोडियम का ही है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ भी दो तो भी 23 यू होगा ना न्यूक्लियस का मास, मेनली तो प्रोटॉन ही रहते हैं, तो मास नंबर 23 यू। लेकिन यू से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ तो केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो आपको तो यू को बदलना पड़ेगा ना। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? स्फेरिकल मान लो न्यूक्लियस को, और ये रेडियस का फार्मूला दिया ही है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर का क्या फार्मूला, यहाँ से देखो, तो a इंटू 1.66, इसे थोड़ा छोटा ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा वैसा काम नहीं है। 4/3, तो 3 ऊपर लिख लो, 4 नीचे लिख लो, 3.14 लिख लो। और r को क्या लिख लें? क्या r नॉट a⁻1/3 का क्यूब लिख लें? देख लो, r नॉट को यही है लिखा। Yes, sir. So it is 3 into 1.66 upon 4 into 3.14, अच्छा, into 10⁻⁻27
इंटू ए, अच्छा ए टू द पावर 1/3 का क्यूब करोगी तो क्या ए आ जाएगा? Yes, sir. अब आइए, सो इट इज 3 इंटू 1.66 अपॉन 4 इंटू 3.14, और ये 1.2 फर्मी की डिस्टेंस है। आर की वैल्यू डाल दी है, और क्या ये कट गया? तो क्या ये मास नंबर के इंडिपेंडेंट है? Yes, sir. चलो अब ये देखो, ये -45 हुआ और 10 टू द पावर -27 प्लस 45। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप कर दो तो पता चल जाए। 3 यहाँ से बचेगा, 30, 18 आ गया। ये चीज़ आप कर दो। 0.229. 0.229, ये सही है बिल्कुल। तो 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यानी हमने देखा मास नंबर शुरू में लिया था, ए लिया था, लेकिन वो तो बाद में छूट गया ना। और ये बहुत हाई है न्यूक्लियर डेंसिटी। जरा देखो कहाँ सोडियम की 1500 kg पर मीटर क्यूब और कहाँ 817। अप्रिशिएट कर रही हो कि नहीं, कितनी हाई है। So it is independent of mass number, मास नंबर पर ये निर्भर नहीं करता। अब वो क्या आगे भी कुछ पूछ रहा है, कंपेयर इट विद डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम। कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस और डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, क्योंकि सभी न्यूक्लियस की अब यही डेंसिटी है। अब न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, तो जब वो इंडिपेंडेंट ही हो गया तो चाहे सोडियम हो चाहे कुछ भी हो सकती है, यही डेंसिटी हो गई। और डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, तो ये कितनी आ गई 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17। और सोडियम एटम की कितनी डेंसिटी थी, क्या आपने 4.67 निकाली थी? तो ये कितना आ गया? तो ये 4.9 इंटू 10 टू द पावर 13 हो गई। सो इट इज न्यूक्लियस इज मच डेंसर देन एटम। कितनी ज़्यादा डेंसिटी, कितने कंपेरेटिवली देखो, सारा मास नियरली ऑल द मास, जैसा रदरफोर्ड ने बताया है कि मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। तो ये बात सही निकली, 10 टू द पावर 13 टाइम्स ज़्यादा है। बाकी तो स्पेस खाली हुआ। बोलो। तो इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आगे बहुत छोटे क्वेश्चन है तो ये ख़त्म हो जाएंगे अगली क्लास में, 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएंगे। बाकी हम अगली क्लास में मोशन चैप्टर, मोशन है अगला, कौन सा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।